Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before I begin, let's look at the comment box from yesterday's class. Okay, so first comment is from Star BH2TR and इन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करे हैं. कंपटीशन एक्ट आयास, कंपटीशन एक्ट किस ईयर में आया था? 2002 में आया था. वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल दिल्ली है. सीपीसीपी जो आपका आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो एयर पॉल्यूशन से डील करता है, जिसको पावर एयर पॉल्यूशन से डील करने की दी हुई है, वो एक्चुअल में वाटर प्रिवेंशन एक्ट में क्रिएट हुआ है. सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज ऑल्दो एयर पॉल्यूशन की बॉडी है बट वाटर पॉल्यूशन के अंदर में इसको क्रिएट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड वाज कि क्लाउड सीडिंग के अंदर हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, एंड ही और शी हैज आंसर्ड इट करेक्टली. सिल्वर आयोडाइड is the chemical which we use for cloud seeding. इसके बाद I also ask कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है. मैंने आपको चार तो बताए थे कि लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के कराता है. इससे दो हायर ऑफिसेस के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है और वो दो हाई ऑफिसेस हैं आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. इफ आई आस्क यू नाउ कि आपका जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हैं वो कौन कंडक्ट कराता है, तो यू कैन मेंशन आउट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल का मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया किस पर्टिकुलर कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, किसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो चुका है. कई कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन में है, तो कई स्टूडेंट्स ने आंसर ऐसे दिया है कि इन कंट्रीज के साथ हमारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट दैट इज नॉट ट्रू. हमें सिर्फ एज ऑफ नाउ एक ही कंट्री के साथ हमने ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो है कंट्री ऑफ फिलीपींस. ओके, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओनली सक्षम का है G4 अपोजिंग ग्रुप, यस कॉफी क्लब. सो आई टोल्ड यू कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन बॉडी है जिसका काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उसके अंदर में G4 करके हमने ग्रुपिंग बनाई. उसके अंदर नहीं बट एक G4 करके एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, 4 कंट्रीज का ग्रुप है विच वांट्स कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होना चाहिए और वी 4 कंट्रीज आर द डिजर्विंग कंट्रीज जिसको सीट मिलनी चाहिए. ओके, एंड इसके अंदर में आपका जर्मनी है, इसके अंदर में आपका जापान है, इसके अंदर में आपका इंडिया एंड इसके अंदर में आपका ब्राजील है. But again, there are certain countries who oppose this G4 grouping and they want a wider entry or a wider entry into the United Nations Security Council. और on the other hand, they want कि जैसा अभी status quo चल रहा है, जैसा अभी चल रहा है वैसे का वैसा मेंटेन करे. और वो जो G4 grouping का opposing group है उसका नाम है Coffee Club, also known as Uniting for Consensus. So one of the student has also mentioned the other name also. So remember, it is known as Coffee Club जो G4 grouping की एंट्री को या रिफॉर्म्स को यहाँ पे अपोज करता है. ओके, रामजस सर, मैं 22 जुलाई से न्यूज़पेपर एनालिसिस अटेंड कर रहा हूं एंड इन सैंपल पेपर 2 एक्सेप्ट एडम ब्रिज एंड हेल्थ साथी वाला क्वेश्चन, बाकी सब एनालिसिस से ही है. मींस वी आर इन राइट ट्रैक. Thanks sir. Okay, so thank you all of you for having faith in us and we also try our best कि हमारे साइड से हम बेस्ट ट्राई करते हैं कि या तो जी के मटेरियल के अंदर हम क्लैट प्रेप के या फिर आपके न्यूज एनालिसिस के अंदर हम सारे टॉपिक्स को कवर करें. तो एडम्स ब्रिज या राम सेतु भी आपका न्यूज एनालिसिस में पहले कवर किया है एंड वन ऑफ द स्टूडेंट हैज आल्सो मेंशन इट आउट. तो एडम्स ब्रिज और आपका राम सेतु है, जब हमने कच्चा टीवू आइलैंड किया था उस टाइम में हमने बहुत शॉर्ट में राम सेतु को भी डिस्कस किया था. तो डेली न्यूज एनालिसिस में भी और प्लस आपका जो क्लैट प्रेप का जीके मटेरियल है उसके अंदर में भी एडम्स ब्रिज डिस्कस है, तो वो वहां पे भी आपका है. ऑब्वियसली वी कैन नॉट से, हम कभी ये क्लेम नहीं करेंगे कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं या आपके सैंपल पेपर्स में आ रहे हैं वो सारे के सारे हम भी कवर करने वाले हैं. ऑब्वियसली वी माइट मिस आउट ऑन 1 or 2 टॉपिक्स, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो मेजरली टॉपिक्स या मेजरली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो हम सब कवर कर रहे हैं. मतलब कि अगर आपको आते हैं, अगर आपने करा है यहाँ पे तो आपको आएंगे, तो सबको आते हैं तो आपको भी आएंगे, अगर किसी को नहीं आता तो शायद आपको भी नहीं है. तो मे बी इस तरीके से हो सकता है, बट मेजरली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सारे के सारे कवर कर रहे हैं. एंड मोर ओवर अब आगे जाके यू वुड सी कि हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को और डिटेल में हैंडल करेंगे MIT सेशन करके या कुछ और जीके रिलेटेड सेशंस करके, जिसके अंदर में आपका एक होलिस्टिक कवरेज हो सके जीके मटेरियल का. ओके,
ओके, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और क्या है, रामजस हैज आस्क्ड प्लीज प्रोवाइड 1 or 2 क्लासेस ऑफ लीगल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। सो रामजस, टाइम टू टाइम हम इसके लिए भी हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे आपके, नॉट जस्ट जीके बट क्रिटिकल रीजनिंग और लीगल के लिए भी आपकी क्लासेस होंगी। मोर ओवर यू कैन गो थ्रू द क्लैटप्रेप वेबसाइट, तो उसके लिए हमने नॉन सीपी स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत ही जल्द अक्टूबर 9 या 16 ऑनवर्ड्स आपके लिए वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली यू कैन अटेंड इट ऑफलाइन, अगर आप जयपुर के ही यहाँ के रेसिडेंट है तो आप उसको ऑफलाइन भी अटेंड कर पाएंगे। ओके, 702 क्रिश के आंसर्स आए कंपटीशन एक्ट को लेके। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इज न्यू दिल्ली, एग्जैक्टली करेक्ट। IQ एयर के हिसाब से जो उन्होंने लिस्ट निकाली थी उसमें मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इज न्यू दिल्ली ओनली। CPCB एक्ट, इलेक्शन ऑफ ECI, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस और कॉफी क्लब इन्होंने मेंशन किया है अगेन। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि इन्होंने ब्रह्मोस का जो है उसका आंसर गलत दिया है। इन्होंने लिखा है UAE, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, चिली एंड फिलीपींस। दैट इज नॉट ट्रू। इन सब कंट्रीज के साथ हम नेगोशिएशन स्टेज में हैं, कुछ के साथ सिर्फ बातचीत स्टार्ट हुई है, कुछ के साथ हम एडवांस स्टेजेस में हैं, बट एज ऑफ नाउ हमारा ब्रह्मोस का जो कॉन्ट्रैक्ट है एटलीस्ट आपके एग्जाम पर्पस के लिए अभी तक वो सिर्फ फिलीपींस के साथ हुआ है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ब्रह्मोस जो मिसाइल है सिर्फ और सिर्फ हम फिलीपींस को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया, दैट आल्सो ही हैज मेंशन्ड। ओके, तो ये भी इनके सही है। किस्मत चौधरी ने भी आपके सारे आंसर्स को करेक्टली आंसर किया है। आई डू नॉट थिंक कि इन्होंने कोई भी गलत करा है। प्लस इन्होंने दलाई लामा की मोनेस्ट्री भी मैंने आपसे पूछी थी कि जो आपके दलाई लामा धर्मशाला मैक्लोडगंज में जहां पे आपके करंट दलाई लामा की सीट है, उनकी मोनेस्ट्री का नाम क्या है? तो उनकी मोनेस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, और उत्तराखंड की तो लार्जेस्ट है ही। उसका नाम है नामग्याल मोनेस्ट्री। इफ यू एवर गेट अ चांस टू विजिट मैक्लोडगंज, प्लीज ट्राई टू विजिट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री। ओके, नामग्याल। Only Saksham, when the Project Lion Dolphin was launched and started, so आपका Project Lion है, it was supposed to initiate from the year of 2021. तो project आपका जो Lion है, it was announced on August 15, 2020. आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपके रेड फोर्ट की स्पीच में ही अगस्त 15, 2020 को प्रोजेक्ट लायन के लॉन्च की बात करी थी, बट हमने इसको अलग से लॉन्च नहीं करा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल न्यूज फ्रॉम PIB वेबसाइट, वहां पे आपको इसको मिल जाएगा। तो इसकी वजह हमने एक्चुअल में एक इंटरनेशनल अलायंस स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऑफ 2023। ठीक है, इसको हमने इसकी जगह इस पे हम फोकस कर रहे हैं कि रेदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट लायंस और टाइगर्स ओनली, अब हम एक बिग कैट अलायंस लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लायंस आर आल्सो पार्ट। तो उसकी जगह हमने प्रोजेक्ट लायन को तो कभी स्टार्ट नहीं करा, ऑल्दो इट वाज अनाउंस्ड इन 2020, बट हमने स्पेसिफिकली IBC इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक इंटरनेशनल अलायंस जो आपके जितने भी 7 टाइप्स ऑफ बिग कैट्स होती है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हमने ये IBCA लॉन्च करा है 2023 के अंदर में। ओके, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग प्रोजेक्ट डॉल्फिन। सो प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी 2020 में ही अनाउंस हुआ था, और 2021 से आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन टू प्रिजर्व या टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स वी स्टार्टेड। सो अगेन आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? इफ यू नो द आंसर प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू नो दिस, which is the national sports of India? इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? Let's see how many of you can answer these questions. नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है इंडिया का, और नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? Okay, so this is for the answer to Saksham's question. प्रणव सिंह रजावत ने पूछा सर व्हाट इज ताज ट्रिपेजियम? तो आपका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस है जिसको हम ताज ट्रिपेजियम केस भी कहते हैं। सो बेसिकली ताज ट्रिपेजियम इज बेसिकली एरिया, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमने बनाया है, बीच में सेंटर में इसके ताजमहल है, और इसके आसपास के एरिया के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिक्लेयर करा था कि कोई भी पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज नहीं होंगी। मेजरली यहां पे फोकस था आपकी लेदर इंडस्ट्रीज से, लेदर टैनिंग की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, टैनरीज जिनको हम बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि इस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी ताजमहल के आसपास के रीजन में जितने भी आपकी लेदर इंडस्ट्रीज हैं इनको मूव आउट करिए, बिकॉज दे आर कॉजिंग पॉल्यूशन नियर ताजमहल, जिसकी वजह से ताजमहल का जो कलर था, जो ताजमहल का मार्बल है, वो येलोइश शेड गेन कर रहा था।
सो टू प्रोटेक्ट ताजमहल, ताज ट्रेपेजियम केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप जितनी भी आपकी लेदर इंडस्ट्रीज है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, इन सबको आप यहां से मूव आउट करिए। ओके, सो दैट इज योर ताज ट्रेपेजियम। ओके, इसके बाद प्रणव ने आंसर करे हैं। लेट मी गो थ्रू द आंसर्स। कॉम्पिटिशन एक्ट, न्यू दिल्ली 74 सिल्वर एडिट, यस, बट अगेन यहाँ पे ब्रह्मोस का इन्होंने अगेन वो ही गलती। प्लीज रिमेंबर दिस कि फिलीपींस इज द ओनली कंट्री जिसके साथ हमारा फाइनलाइज हुआ है, एंड इंडिया एंड रशिया का भी सही है यहाँ पे। पूर्वई बंसल कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाला सही बताया। सिल्वर आयोडाइड और उसका आपने फॉर्मूला भी बताया है। सीपीसीबी आपका 1974 में क्रिएट किया गया था वाटर एक्ट में, बट पावर फ्रॉम एयर एक्ट 1981। सो ऑब्वियसली जो सीपीसीबी आपने वाटर एक्ट में क्रिएट किया, और एयर एक्ट जो 1981 में आया था, 74 में ही वाटर एक्ट आ गया था, 81 में एयर एक्ट आया था। जब हम पॉल्यूशन को लेकर सीरियस हुए थे, उसमें हमने सीपीसीबी को पावर्स दे दी थी फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल ऑल्सो। ओके, Chairperson CPCB is a statutory body formed under Prevention and Control of Pollution Act 74। सो इन्होंने इसका आंसर भी सही दिया है। बिलियनर बायोग्राफी 995 ने सर क्लैट के साथ एलेट देना चाहिए या नहीं? मुझे आपकी गाइडेंस पे सारे टीचर्स ज्यादा ट्रस्ट है। ओके, सो थैंक यू बिलियनर बायोग्राफी फॉर ट्रस्टिंग अस। माय एडवाइस ऑलवेज हैज बीन कि आपको क्लैट के साथ एलेट की प्रिपरेशन ऑब्वियसली करनी चाहिए। उसका सिंपल रीजन ये है कि आप जो क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हो, स्पेसिफिकली अगर आप क्लैट पर स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए, सिंपली बिकॉज आपका जो क्लैट का प्रिपरेशन यहां पे कराया जाता है, उसके साथ एलेट भी इनकॉर्पोरेटेड है। एलेट के अंदर में कुछ भी अलग आपको नहीं पढ़ना होता है, ओनली आपका जो फोकस होता है वो चेंज होता है। एलेट के टाइम में फॉर एग्जांपल जीके में आप फोकस करते हो ज्यादा वन लाइनर्स के ऊपर रेदर देन ऑन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके जो वन लाइनर जो इन एनी केस आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हो, वो ही आप एलेट पे करते हो। इसके अलावा स्टैटिक का भी थोड़ा वेटेज एलेट में ज्यादा होता है, स्पेसिफिकली और इकोनॉमिक सेक्शन, नॉट जस्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री तो है ही आपकी, बट इकोनॉमिक सेक्शन पे आता है। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको कोई हटके नहीं करना है, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस आनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी की डेफिनेशन पूछी थी लास्ट ईयर, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये पूछा गया था। ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पूछ लेंगे, एचडीआई इंडेक्स, ये सब पूछ लेंगे। ये सब आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हो, और एक या दो क्लास में आपका एलेट का जीके भी कवर हो जाता है पूरा। मोरओवर एलेट में मैथ्स नहीं आती है, और आपका जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन है वो भी सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बन के आता है। तो अगेन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फोकस मोर ऑन योर इंग्लिश एंड योर लॉजिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग पे आप फोकस कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं चाहिए, मैथ्स के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं चाहिए। तो इस बार जैसे ही आपका क्लैट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीक में आपका एलेट होता है, तो आप नेक्स्ट 7 डेज थोड़ा फोकस स्टडी करिए। मोरओवर एलेट के आपके स्पेसिफिक क्लैट प्रेप में मॉक्स होते हैं, तो यू कैन अटेम्प्ट दोज मॉक्स ऑल्सो, उनको रिवाइज करिए। आई एम वेरी श्योर कि आप इजीली एलेट को भी क्लियर कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपने क्लैट की प्रिपरेशन भी ढंग से करी हो। सो माय एडवाइस अगेन वुड बी कि आप क्लैट के साथ एलेट की प्रिपरेशन भी करिए, और डू नॉट थिंक कि आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करनी है। टिल आपका क्लैट होता है तब तक आप मेजरली क्लैट पे फोकस करिए। क्लैट की प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है तो आप थोड़ा बहुत एलेट को लेके एलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट एक वीक होता है उसके अंदर में आप फोकस और इंटेंसली आप एलेट की प्रिपरेशन करिए। हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के कई एग्जांपल्स हैं जिन्होंने क्लैट के बाद एलेट में 7 वीक्स के लिए अलग से स्टडीज करी, और उनका क्लैट में भी एडमिशन हो गया, एंड एलेट के फाइनल 80-90 स्टूडेंट्स में, टॉप 80 में उनका नाम भी आया। ओके, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन इजीली डू इट। इसके बाद बिलियनर बायोग्राफी ने ही आंसर्स दिए हैं। ओके, सो इन्होंने तवांग मोनेस्ट्री वाला आंसर गलत करा। इट्स नॉट तवांग मोनेस्ट्री, इट्स योर नामग्याल मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, तो वो आपकी मेन मोनेस्ट्री नहीं है। दलाई लामा की जो सीट है वो मैक्लोडगंज धर्मशाला उत्तराखंड के अंदर में है, और वहां पे जो मोनेस्ट्री है उसका नाम है नामग्याल मोनेस्ट्री। ओके, ऋषिका ने सर प्लीज कंडक्ट जीके रिले फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफ क्लैट प्रेप 2। यस ऋषिका, आपके लिए अलग टाइप की क्लासेस होंगी, बट माय एडवाइस वुड बी अगर आप इन केस जयपुर के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज ट्राई टू कम एंड अटेंड दिस जीके रिले। पहला सेशन था वो भी बहुत अच्छा गया था, दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू हैव अनदर सेशन वेरी सून। वी माइट इवन हैव अ थर्ड सेशन आल्सो अराउंड October 16। वहां पे भी हम 2 से 3 घंटे को जीके को होलिस्टिकली कवर करेंगे। इन केस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट फॉर आवर यूट्यूब व्यूअर्स, वी आर also going to start with certain other kinds of products also for your GK preparation. Okay. ऋषिका ने अगेन आंसर करें, दिल्ली एक्सेट्रा क्लाउड सीडिंग यूजेस सिल्वर आयोडाइड, ये भी सही है। रामजस ने अपने क्वेश्चंस के आंसर करें। G4 formed in 2005, ECI conducts BrahMos मिसाइल, तो वियतनाम अगेन
यही है, कई बार आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं कईयों के। तो ब्रह्मोस मिसाइल अगेन आपकी वियतनाम नहीं, आपकी फिलीपींस को जा रही है, मेड विथ कोलैबोरेशन विद इंडिया एंड रशिया। सर G4 अपोजर ग्रुप नहीं मिला, सो ये आपका कॉफी क्लब आप बोल सकते हो इसके, और यूनाइटेड फॉर कंसेंसस भी इसका नाम है, ठीक है। बाकी के इनके आंसर सही है। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इज नॉट चैड, इट इज आवर ओन कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, और चैड एक्चुअल में एक कंट्री है, ओके। बिलियनर बाइगर सर आप इजराइल एंड हमास को डिटेल में समझा दीजिए। सो इजराइल हमास का फिर से इफ यू वांट वी कैन अगेन हैव अ MIT सेशन, बट जो स्पेसिफिकली एक बार के न्यूज एनालिसिस में हमने कवर करता, सो ऐसा नहीं होता है, न्यूज एनालिसिस में भी हम हर कुछ को कभी ना कभी कवर करते ही रहते हैं, और हम अगर आप रेगुलर रहते हैं तो इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज आप रेगुलरली करते रहते हैं तो रेगुलरली उस टॉपिक को विजिट करते रहते हैं, तो वो जो आपके फैक्ट्स भी होते हैं वो आपको इजीली याद हो जाते हैं। बट सिंस अगेन स्टूडेंट्स आर आस्किंग, तो आफ्टर October 6 जब आपका जीके रिले हो जाएगा तब इसके ऊपर भी कुछ इजराइल हमास इशू भी हम कवर कर लेंगे। जीके रिले क्या है और नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स कैसे एक्सेस करें। सो जीके रिले आपका एक ऑफलाइन इवेंट है जिसके अंदर में नॉट जस्ट जीके बट इस बार हम आपकी लीगल और लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग को, मैथ्स की स्ट्रैटेजी को, सबकी स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस करेंगे। प्लस ऑब्वियसली जीके का 2 आवर सेशन होगा। तो फर्स्ट सेशन में हमने जनवरी से अप्रैल को कवर किया था, सेकेंड सेशन में हम मई से लेके अगस्त तक का ट्राई करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त तक हम ट्राई करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सितंबर अक्टूबर और कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका रिवीजन रिक्वायर्ड होगा, थर्ड रिवीजन, उसको कवर करेंगे, ओके। तो आप सिंपली अभी हम उसके लिए भी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट इसको कैसे आपका एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो वेरी सून डिटेल्स वुड बी अवेलेबल टू यू ऑल, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, बट एनीवे इट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अगर आप उसके ऊपर पे एक्टिव रहते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम अस फैकल्टी ऑल्सो, ओके। सो पहला न्यूज है कीप गॉड्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स नायडू। तो यहाँ पे तिरुपति लड्डू का जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो डाई डाउन करने का ही नाम नहीं ले रहा है, एंड इसके अंदर में और पॉलिटिक्स हो गई, और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि यहाँ पे हमें पॉलिटिक्स के अंदर में गॉड्स को, भगवान को हमारे नहीं लाना चाहिए। तो इसके अंदर में हम ये भी डिस्कस करेंगे, बट मेनी टाइम स्टूडेंट कम्स अप कि सर एक बार आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि टेंपल कंट्रोल या टेंपल मैनेजमेंट में इंडिया में कैसे होता है, कि क्या गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस होता है, और अगर होता है तो कहीं आर्टिकल 25 जो आपका राइट टू रिलीजन उसका वायलेशन तो नहीं होता है। तो हम आज एटलीस्ट टेंपल कंट्रोल को ढंग से समझ लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंटली आपका टेंपल कंट्रोल कैसे किया जाता है, कौन सी गवर्नमेंट है जो इसको कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ये पर्टिकुलर न्यूज है इसके अंदर में भी आपका एक पर्टिकुलर बोर्ड है जो आपका लॉ के अंदर में क्रिएटेड है। फॉर एग्जांपल जो आपका तिरुपति टेंपल है जिसका एक्चुअल नेम है श्री वेंकटेश्वर टेंपल, तो जो ये पर्टिकुलर टेंपल ये डेडिकेटेड है वेंकटेश्वर को, तिरुपति बालाजी बोलते हैं। सो यू शुड नो दिस कि तिरुपति बालाजी टेंपल जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और वहां पे साउथ में विष्णु को हम बोलते हैं वेंकटेश्वर। तो श्री वेंकटेश्वर टेंपल है, और ये आता है आपके तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ये बेसिकली एक बोर्ड है, ये ट्रस्ट है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर टेंपल का कस्टोडियन है, यानी जो भी इस टेंपल में होता है उसके लिए ये पर्टिकुलर बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, और ये आपके आंध्र प्रदेश के लॉ के अंदर में क्रिएटेड है। तिरुमाला जो है ये पर्टिकुलर उस हिल का नाम है जिसके टॉप पे आपका तिरुपति टेंपल है। तो एक सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तिरुपति टेंपल जो ये किस हिल पे लोकेटेड है, तो वो जो हिल का नाम है वो है तिरुमाला, ओके। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। इसके बाद तिरुपति लड्डू वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी कंट्रोवर्सी हुई है, इसको 2009 में हमने एक जीआई टैग भी दिया था। 1999 का आपका जीआई एक्ट है जिसके अंदर में हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड करते हैं। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का बेनिफिट क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट आपका ईटेबल भी हो सकता है, वो कोई क्लोथ भी हो सकता है, या किसी थर्ड टाइप का प्रोडक्ट भी हो सकता है, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं जीआई टैग प्रोवाइड करता हूं तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ उसी जगह में बनता है, उसी को ही आप उस नाम से सेल कर सकते हो। सो सिंपली इन अदर वर्ड्स तिरुपति लड्डू जो आपकी तिरुपति टेंपल में बनता है, अगर आप मार्केट में उसे सेल करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ तिरुपति, ये जो तिरुपति आपका देवस्थानम है, सिर्फ यही इसको सेल कर सकता है। अगर आप सेम टू सेम जो तिरुपति लड्डू बनाए जाते हैं सेम टू सेम वैसे लड्डू भी बना दे, 100% भी आपका रेप्लिकेशन भी है, तो भी आप उसे तिरुपति लड्डू बोल के सेल नहीं कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है आपके एक जीआई टैग का।
तो एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर में जो जीआई टैग होता है उसकी वैलिडिटी कितनी है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ अ जीआई टैग इन इंडिया? कितने साल के लिए जीआई टैग की वैलिडिटी होती है? ओके अब हम आते हैं स्पेसिफिकली थोड़े डिटेल टॉपिक पे, विच इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टेंपल कंट्रोल इन इंडिया। तो आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम बिफोर ब्रिटिशर्स। तो आपके पहले जब आपके यहाँ पे कोई भी इन्वेजन नहीं होता, जब आपके मेनली हिंदू रूलर्स थे या बुद्धिस्ट रूलर्स कह सकता हूँ, अशोका वाज अ बुद्धिस्ट रूलर, जब तक वो थे तब तक आपका टेंपल कंट्रोल में आपका गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट था? सो बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, चाहे मुस्लिम्स रहे हो कोई भी रहे हो, आपके जो टेंपल्स होते थे ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे, इस पे गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल नहीं करती थी। बट फर्स्ट टाइम आपके जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने स्टार्ट किया था टेंपल कंट्रोल, एंड ऑब्वियसली उनका मेन फोकस था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंपल्स में बहुत वेल्थ होती थी, तो समहाउ दे वांटेड टू हैव सम शेयर इन द टेंपल वेल्थ आल्सो। तो उन्होंने यहाँ पे शुरुआत तो इसी तरीके से करी। दे सेड कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है और जो प्रीस्ट हैं या जो लोग जो बॉडी इन्वॉल्व है वो एक करप्ट बॉडी है और वो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट कर रही है और यहाँ पे फंड्स को यहाँ पे वो करप्शन में यूज कर रही है। तो यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी जो ब्रिटिश आपके रूलर्स थे उन्होंने 1810 से 1817 में कई बार ट्राई करा, okay, but there was pressure from the local population, there was pressure inside company also कि हमें जो दूसरे रिलीजन के जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सो फाइनली 1863 में वो एक एक्ट लेकर आते हैं, रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट, और यहाँ पे ऑल्दो आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल तो नहीं होता है, यहाँ पे वो ऐसे ट्रस्ट या यहाँ पे वो ऐसे आपके देवस्थानम टाइप के बॉडीज क्रिएट करते हैं और दे से कि इसके अंदर में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन भी होगी। मोर ओवर अगर यहाँ पे कोई इश्यू क्रिएट होता है तो आप जुडिशरी के पास में जा सकते हो उस किसी भी डिस्प्यूट को सेटल कराने के लिए। तो आई कैन से कि पार्शियल यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया था, सो दैट एटलीस्ट इन्फ्लुएंस हो। तो आप गवर्नमेंट से 1 या 2 मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हो सो दैट दे आल्सो हैव अ से इन इट। तो जब आपका इंडिपेंडेंस हो जाता है तो हम इस पर्टिकुलर चीज को पूरा खत्म नहीं करते, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड द सिंपल रीजन इज कि मे बी ब्रिटिशर्स का रीजन कुछ और रहा होगा, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर में तब भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी। वहां पे आपके कास्ट एंटी कास्ट प्रैक्टिसेस, आपकी कास्ट प्रैक्टिसेस भी बहुत रिजिड वे में फॉलो होती थी। तो बहुत जगह टेंपल्स में आपकी अनटचेबल्स को, लोअर कास्ट को एंट्री नहीं होती थी। तो इसलिए भी एटलीस्ट आपकी साउथ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम। तो इसके लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो आपकी स्टेट थी तमिलनाडु यानी मद्रास, उस टाइम में मद्रास थी, उसने 1925 का जो एक्ट था उसको आगे भी कंटिन्यू करा और पहला एक्ट इन्होंने बनाया 1951 में, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट 1951। ऑल्दो ये पर्टिकुलर जो एक्ट है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया 1954 में, बट 59 में मद्रास ने फिर से पर्टिकुलर ऐसा एक्ट लाया। तो सबसे पहला एक्ट तो आपका यही आया था 1951 का, और किस पर्टिकुलर स्टेट ने लेकर आया? तो अगर क्वेश्चन है कि पहली बार टेंपल कंट्रोल के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन एक्ट लाया था, सो द आंसर वुड बी मद्रास और तमिलनाडु फॉर अस। मद्रास या तमिलनाडु वुड बी द आंसर फॉर दिस। इसके बाद हाउ आर टेंपल मैनेज इन इंडिया? सो नो दिस कि आपके जो टेंपल कंट्रोल है, टेंपल और रिलीजियस आपके बॉडीज हैं, ये आपके एक सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का। शेड्यूल 7 में आपके 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। आपके जो रिलीजियस टेंपल्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होने का मतलब है कि इस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। विच मीन्स अगर मैं टेंपल्स को रेगुलेट करना चाहूँ, रिलीजियस प्लेसेस को रेगुलेट करना चाहूँ, तो एक सेंट्रल लॉ भी हो सकता है और एक स्टेट लॉ भी हो सकता है। Do we have a central law over it? So answer is no, we do not have a central law as of now. As of now कोई भी central law नहीं है आपका जो टेंपल मैनेजमेंट के लिए हो, but yes we have state specific laws। और आपके मेजरली जितने भी साउथ स्टेट हैं एज वेल एज नॉर्थ के भी स्टेट, एमपी के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में, राजस्थान के अंदर में आपके स्टेट स्पेसिफिक लॉज इस टाइप के बने हुए हैं। इस टाइप के देवस्थानम ट्रस्ट और ऐसे बोर्ड्स आपने बनाए हुए हैं जो बेसिकली टेंपल मैनेजमेंट के लिए इन्वॉल्व होता है। मोर ओवर प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होती है कि यहां पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो इन पर्टिकुलर टेंपल को मैनेज करती है।
प्लस इसका जो फंड होता है उसका कुछ पार्ट, जो डोनेशन इसके पास आते हैं, कुछ पार्ट गवर्नमेंट उसको अपने पर्पस के लिए भी यूज करती है। ऑल्दो वो डायरेक्टली उसे अपने बजट का पार्ट नहीं बना सकती, बट वो पर्टिकुलर पैसे को एलोकेट कर सकती है फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, फॉर डोनेशन पर चैरिटेबल पर्पसेस। आई वुड से कि चैरिटेबल, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्कूल रन स्टार्ट करना कर दूं तो मैं स्कूल कर सकता हूं, हॉस्पिटल रन कर सकता हूं, ऑर्फनेज रन कर सकता हूं। तो यहां पे जो आपके कई राइट विंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं या पार्टीज होती हैं, दे क्लेम कि यहां पे आपका जो एक पर्टिकुलर रीजन का पैसा है वो सेक्युलर एक्टिविटी में यूज हो रहा है, विच इज रॉन्ग। तो यहां पे कई बार यहां पे ऐसी डिमांड भी आती है कि जो टेंपल्स आपके अभी स्टेट के कंट्रोल में, उनको हमें फ्री कर देना चाहिए। बट क्या ये कोई चीज इलीगल है? तो हम एक बार लीगल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या ये इलीगल है या लीगल है। सो लीगैलिटी ऑफ टेंपल कंट्रोल, तो आपका आंसर मिलेगा आपको आर्टिकल 25 में, एज वेल एज आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर में। तो आपका आर्टिकल 25 जो है, ऑल्दो वो आपको राइट टू रिलीजन प्रोवाइड करता है, बट उसके अलावा आर्टिकल 25 और 26 के अंदर में आपकी स्टेट के पास में भी मैनेजमेंट का या एटलीस्ट रेगुलेट करने का, लिमिट करने का भी राइट है। सो रिमेंबर दिस, अगर टेंपल्स का रेगुलेशन हो रहा है, सो इट इज नॉट वायलेटिंग आर्टिकल 25, 26, बिकॉज उसके लिए हमने एक एक्सेप्शन क्रिएट करा हुआ है। तो रिमेंबर दिस कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल वायलेट नहीं होता है, आपके वहां पे एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव सम वेरी गुड एग्जांपल्स। एक तो जो हम जस्ट पढ़ रहे थे, तिरुपति देवस्थानम, विच इज वन सच बोर्ड विच हैज बीन क्रिएटेड फॉर कंट्रोल ऑफ द तिरुमाला टेंपल, एज वेल एज वी हैव दिस माता वैष्णो देवी Shrine Act, which was created by Jammu Kashmir legislative body for regulation or for management of the Vaishno Devi temple also। तो इस टाइप के लॉस के एग्जांपल है। अब कोड जजमेंट्स क्या रहे हैं? तो सबसे पहले शिरूर मठ केस आता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो इन एक्ट्स को 51 के एक्ट्स को तो डिसअलाउ कर दिया था, बट अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप अननेसेसरी आप यहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। देयर कैन नॉट बी अननेसेसरी इंटरफेरेंस, बट यहां पे स्टेट के पास रेगुलेशन का पावर है। सो व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एग्जैक्टली, कि स्टेट के पास में रेगुलेशन का पावर तो है, बट देयर इज नो राइट टू मैनेजमेंट का राइट नहीं है यहां पे। तो आप रेगुलेट करके बता तो सकते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आप डायरेक्टली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। तो यहां पे शिरूर मठ का जजमेंट आता है। इसके बाद आपके दो 1954, 96 के भी जजमेंट है, जिसके अंदर में फॉर द बेनिफिट और फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, जहां पे एक पर्टिकुलर टेंपल के अंदर में हेरिडिटरी पोस्ट होती थी, उस पर्टिकुलर पोस्ट को अबॉलिश किया स्टेट ने, तो गवर्नमेंट ने इसको अपहोल्ड करा, बोला कि राइट टू इक्वालिटी या बाकी के लॉस को इंप्लीमेंट करने के लिए इस टाइप के अगर लॉस करे जाते हैं तो दैट शुड बी अलाउड। ओके, और अश्वनी उपाध्याय आपके एक लॉयर हैं, इन्होंने कई केसेस फाइल करे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रेदर देन आस्किंग द सेंटर और रेदर देन आस्किंग द स्टेट टू रिमूव सच काइंड ऑफ लॉस, द सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू हैव अ स्टेटस को, कि जैसा चलता आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए हैं वैसे लॉस बनते रहने चाहिए। बिकॉज इंडिया के अंदर में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एज लॉन्ग एज यहां पे जब तक रेगुलेशन हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बट अगर वो मैनेजमेंट में घुसना स्टार्ट कर देती है स्टेट, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि यहां पे अगेन आई समराइज व्हाट इज द करंट सिचुएशन फॉर टेंपल कंट्रोल इन इंडिया। सो यस, इट इज लीगल इन इंडिया, बिल्कुल लीगल है, आर्टिकल 25 का वॉयलेशन नहीं होता है, बिकॉज ये उसका एक एक्सेप्शन है। और व्हाट इज द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि जब तक रेगुलेट कर रहे हो आप इन टेंपल्स को, तब तक इट्स ऑल राइट, बट अगर आप मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हो, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। Okay, so this is the explanation for temple control in India. Let's move to the next news now. So the next news is the core sector's output tanks for first time in 42 months. तो आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हमने कुछ इंडेक्स क्रिएट करे हुए हैं, जिसमें से एक इंडेक्स तो है आपका IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो बेसिकली आपके शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को शो करता है। एंड उसके भी अलग से हमने एक और आपका इंडेक्स बनाया हुआ है, विच इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो IIP तो ओवरऑल पूरी इंडस्ट्रीज को मेजर करता है, बट आपका जो ICI इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ये सिर्फ 8 कोर इंडस्ट्रीज को मेजर करता है।
और ये जो स्पेसिफिक आपका इंडेक्स है कोर इंडस्ट्रीज का, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी, बिकॉज ये आपके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को दिखाता है। लॉन्ग टर्म में आपका इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा वो आपका आईसीआई शो करता है। अब ये कैसे शो करता है? बिकॉज जो कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, इफ यू विल लुक एट द सेक्टर्स, जो 4-8 कोर सेक्टर्स हमने सेलेक्ट करे हैं, यू वुड ऑब्जर्व कि ये जो कोर सेक्टर्स हैं ये सिर्फ डायरेक्टली आप और मैं ही नहीं यूज करते, कंज्यूमर्स की तरह नहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज करते, बट आपका जो स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब है। दीज आर एक्चुअली रॉ मटेरियल, दीज आर एक्चुअली रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो अगर इंडस्ट्रीज डिमांड करती हैं इन चीजों का, डिमांड करती है, विच मीन्स कि बाकी के, अगर ये सब सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, विच मीन्स बाकी के इंडस्ट्रीज में भी डिमांड है। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आई आपको कि कोर सेक्टर की ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज ये हमें लॉन्ग टर्म में और एक ब्रॉड लॉन्ग टर्म के अंदर में आपकी क्या ब्रॉड ग्रोथ होगी वो बता पाता है। फॉर एग्जांपल कि ये जो पर्टिकुलर आपकी कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये आपका रॉ मटेरियल भी क्रिएट करती हैं आपकी अदर इंडस्ट्रीज के लिए, विच मीन्स अगर ये ग्रो कर रही हैं, विच मीन्स कि हम स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कोल का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, विच मींस इन चीजों की डिमांड है, और डिमांड कौन करेगा? बाकी इंडस्ट्रीज। तो अगर कोर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, ये क्या शो कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका जो बाकी का भी इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगा, बिकॉज देयर इज अ डिमांड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ओके, सो ये आपका कोर सेक्टर का ग्रोथ है। और अभी फॉर द फर्स्ट टाइम 42 मंथ्स के अंदर में पहली बार हुआ है कि आपकी कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो नीचे गया रेदर देन कमिंग अप। तो यहां पे आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आपकी हैं पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। और इनका ये वेटेज भी प्रोवाइडेड है कि जब मैं ये इंडेक्स बनाता हूं, इसमें मैं पेट्रोलियम का कितना वेटेज रखता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का कितना रखता हूं, फर्टिलाइजर का कितना रखता हूं, सीमेंट का कितना रखता हूं, सो दैट जितना मेरा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कोर इंडस्ट्रीज को, उसी हिसाब से सबका वेटेज दिया हुआ है। अब एक और आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है आपका कोर इंडस्ट्रीज का, ये प्रिपेयर कौन करता है? तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो होता है ये एवरी मंथ आता है और इट इज रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में ही आता है। और मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है बिकॉज हम पहले भी इस सबको डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो कोर इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है, इसका बेस ईयर क्या है? What is the base year? Base year is basically आज का जो, अगर मैं इस जुलाई मंथ, इस सितंबर मंथ का चेक कर रहा हूं कि मेरा आईसीआई क्या है, तो मैं सितंबर मंथ का मेजर करूंगा विद द बेस ईयर। बेस ईयर में जो सितंबर मंथ था उससे कंपैरिजन में मेरा ग्रोथ क्या है। एंड जो बेस ईयर, एक हिंट अगर मैं आपको दूं, तो जो बेस ईयर है आपका आईसीआई का, वही सेम बेस ईयर है आपका आईआईपी का भी। तो दोनों का ही बेस ईयर सेम है, और मेजरली जितने भी आपके इंडेक्स होते हैं उसमें करंटली हम सेम ही बेस ईयर यूज करते हैं। तो यू कैन मेंशन आउट द बेस ईयर ऑफ आईसीआई इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। वैष्णव विजिट जापान टू क्लियर बुलेट ट्रेन हर्डल्स अहेड ऑफ मोदीज विजिट। तो आपके नरेंद्र मोदी वेरी सून ही इज गोइंग टू विजिट योर जापान। अभी रिसेंटली जापान के नए प्राइम मिनिस्टर भी आपके इलेक्ट हुए हैं, तो एक वन लाइनर हमारा वो भी हो चुका है। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो इंडिया का है उसका नाम क्या है? सो इट इज योर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो मेजरली आपके अहमदाबाद और मुंबई को कनेक्ट करेगा। सो करंटली आपका जो ट्रैवल टाइम है इट इज 6 to 7 आवर्स, और आफ्टर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इट वुड बी लेस देन 2 आवर्स। आपका लेस देन 2 आवर्स हो जाएगा आपका जब बुलेट ट्रेन होगा। तो 508 किलोमीटर्स को हम 2 आवर्स से कम में करेंगे। तो एक नॉर्मल ट्रेन को हम बुलेट ट्रेन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया बाय विच वी डिफाइन कि दिस इज अ बुलेट ट्रेन और दिस इज अ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एंड दिस इज अ नॉर्मल ट्रेन। सो देयर कैन बी मेनी स्टैंडर्ड्स, बट एक जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है वो ये है कि नॉर्मली 250 किलोमीटर पर आवर से स्पीड प्लस स्पीड की अगर ट्रेन उस पर रन कर सकती हैं तो हम उसे एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डिक्लेयर करते हैं, विच मींस मिनिमम स्पीड शुड बी 250 किलोमीटर पर आवर। इन सम स्टैंडर्ड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी है। ओके, अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना था, आई एम श्योर आपको एटलीस्ट, आप अगर देशभक्त हैं आपको पता ही होगा ये आंसर कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी, विच इज द इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन राइट नाउ?
ऑब्वियसली जब ये ट्रेन आ जाएगी तो ये फास्टेस्ट होगी, बट करंटली इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? आपके नरेंद्र मोदी बहुत बार इस ट्रेन की बात करते रहते हैं। तो आपका ये जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, ये आपका एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो हम इंटरनेशनल फंडिंग के थ्रू इसको हम क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अंदर में जो इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है वो आ रही है आपकी JICA से, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। और यहां पे एक वर्ड देख रहे होंगे, फंडेड बाय अ सॉफ्ट लोन फ्रॉम जापान। तो एक सॉफ्ट लोन क्या होता है? हार्ड लोन से दूसरा हो जाएगा हार्ड लोन। सॉफ्ट लोन होता है जिसकी जो रिपेमेंट कंडीशंस होती है वो इजी होती है। इसके अंदर में चाइना की तरह नहीं है कि आपने अगर नहीं करा तो आपके ये एसेट्स को आपको देना पड़ेगा, ये आपका टाइमलाइन इसमें आपको पे करना पड़ेगा। सॉफ्ट लोन्स के अंदर में एक तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होती है, एंड प्लस इसकी जो रिपेमेंट कंडीशंस होती हैं वो बहुत लंबे सालों में होती है, 20 साल 30 साल की होती है, और बहुत ईजियर टर्म्स में होती है। तो एक्चुअल में इस लोन का कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके, इसके अलावा जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र है वो भी इसको पार्शियली फंड कर रही है। जो रेल टेक्नोलॉजी वो कौन सी है? तो इसके लिए जो जापान की टेक्नोलॉजी है, शिनकेनसेन टेक्नोलॉजी। तो शिनकेनसेन टेक्नोलॉजी से ही इनकी पहली ट्रेन भी रन करी थी, बुलेट ट्रेन ही, और वही टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। एक दूसरी बड़ी फेमस टेक्नोलॉजी है जिसको हम मैगले बोलते हैं, मैग्नेटिक लेविटेटिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर में जो ट्रेन होती हैं वो आपके रेलवे लाइन से थोड़े से स्पेस में चलती हैं, थोड़ा सा गैप होता है उसके अंदर में। ओके, पहली वर्ल्ड की हाई स्पीड रेल सिस्टम कौन सा है? तो यस, टोक्यो का ही है आपका ये, होन्शु में टोकाइडो शिंकानसेन वाज अ ट्रेन जो सबसे पहले ऑप्शनाइज हुई थी 1964 में। तो थिंक 64 के अंदर में इन्होंने आपकी 70 ईयर्स अगो इन्होंने आपकी ये इस टाइप से ट्रेन को रन कर दिया था। ओके, इंडियन रेलवेज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट, 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क जो है वो इंडियन रेलवेज का है। तो अगेन आपके लिए एक और क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कहां पे है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क कहां पे है? ऑब्वियसली लार्जेस्ट रेल नेटवर्क होने के लिए कंट्री का साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो इट शुड बी इन वन ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन रेलवेज 4th लार्जेस्ट है, और करेंटली वर्ल्ड की फास्टेस्ट आपकी बुलेट ट्रेन कौन सी है? सो इट इज शंघाई मैगलेव। शंघाई मैगलेव है जो फर्स्ट वर्ल्ड की फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है। तो कई ट्रेन है, जैसे फ्रांस की 1-2 ट्रेन है जो 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी क्रॉस कर चुके हैं, बट ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई है। सो हमें मतलब है ऑपरेशनल ट्रेन से, तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है आपकी शंघाई की मैगले। ओके, सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं। सो आपकी एक फोटोग्राफ आई है हिंदू न्यूज़पेपर में, एंड इट इज बेसिकली अ फोटोग्राफ ऑफ 3 one-horned राइनोसोरस। तो रिमेंबर दिस कि कई बार फोटोग्राफ्स में भी हमें कई बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो यहां पे इंडियन राइनोसोरस दिख रहा है, हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बट यू शुड नो दिस कि जो आपका ग्रेट one-horned राइनोसोरस है वो इंडिया में करंटली सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर में मिलता है, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ असम। असम के अलावा आपका जो ये पर्टिकुलर राइनो है ये आपको नेपाल में भी मिलता है, बट सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो राइनोस की है, किसी भी टाइप की राइनोस की है, वो इंडिया में ही है। और वन-हॉर्न्ड राइनो जो है, वन-हॉर्न्ड राइनो है, उसकी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है और असम में। और अगर मैं पार्क भी बोलूं तो पार्क भी आपका काजीरंगा ही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो जो 50% पॉपुलेशन आपके राइनोस की है इंडिया के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में। मोर ओवर जो आपका ये इंडियो राइनोसोरस होता है, वन-हॉर्न राइनोसोरस, ये लार्जेस्ट राइनो स्पीशीज है आपकी, जितने भी राइनोस होते हैं आपके। IUCN का रेड लिस्ट बुक के अंदर में इसका स्टेटस क्या है? तो उसका स्टेटस है वल्नरेबल। अभी ये वल्नरेबल स्टेटस के अंदर में है। और एज ऑफ नाउ असम के अंदर में 4 ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पे ये आपको मिलता है। ऑब्वियसली काजीरंगा एक हो चुका है, दूसरा है पाबीतोरा, तीसरा है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, और चौथा है मानस नेशनल पार्क। तो ये 4 इसके हैबिटेट्स जो हैं वो 4 आपके नेशनल पार्क में जहां पे इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो ये 4 हो जाएंगे इंडिया राइनोसोरस को लेके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रीओपन्स IIT डोर्स फॉर डेली वेजर सन हु कुड नॉट पे फीस ऑन टाइम। तो यहां पे द ओनली रीजन व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस न्यूज इज बिकॉज जब इस टाइप का कोई आपका न्यूज आता है तो मैनी अ टाइम इट कैन बिकम अ वेरी गुड पैसेज मटेरियल फॉर योर लीगल रीजनिंग ऑल्सो। तो लीगल रीजनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्दो यहां पे
अगर इसका पहले हम फैक्ट्स पढ़ते हैं तो इसमें ये पर्टिकुलर पर्सन है आपका, और इस पर्सन ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो था इसने आईआईटी का एग्जाम क्लियर करा था, बट फॉर सम रीजन ये टाइम पे अपनी फीस डिपॉजिट नहीं कर पाया था। इसकी फैमिली ने पैसा कलेक्ट करके भी आपके डिपॉजिट करने की ट्राई करी, बट लास्ट के 5-10 मिनट में आपका जो सिस्टम था वो हैंग हो गया और उसकी वजह से ये फीस नहीं पे कर पाए थे, जिस वजह से इसकी जो सीट थी जो से आईआईटी धनबाद में मिली थी वो इसकी लॉस्ट हो गई थी। तो पहले इसने मद्रास हाई कोर्ट को अप्रोच करा, मद्रास हाई कोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के लिए बोला और सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 142 के अंदर में रिलीफ प्रोवाइड करा। तो यहां पे आई थॉट कि मैं आपको एक बार आर्टिकल 142 एक्सप्लेन कर दूं। तो आर्टिकल 142 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही सुपीरियर पावर्स देता है, सुपर पावर्स देता है। ये सुपर पावर प्रोवाइड कर रहा है आपके सुप्रीम कोर्ट को, और यहां पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल है जो आपके सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इन्फोर्स एनी डिक्री और एनी ऑर्डर। अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी किसी ने भी कोई भी जजमेंट दिया है, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया है, किसी भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है या कोई डिक्री करी है, तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उसके अंदर में उस पर्टिकुलर ऑर्डर को या तो इन्फोर्स करा सकता है या उसको चेंज भी कर सकता है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई भी अगर मैटर कहीं से भी आता है, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे यहां पे आपका जुडिशरी का, लोअर जुडिशरी का हो, उसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की डिक्री या ऑर्डर को पास कर सकता है। तो अदरवाइज कोई भी कोर्ट यहां पे रिलीफ नहीं दे सकता था। इट वुड हैव बीन अगेंस्ट अ कंडीशन जो आईआईटी धनबाद के एडमिशन के लिए होती थी, बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर या डिग्री पास करता है इट शैल बी इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट द इंडिया, और वो इन्फोर्सिएबल भी होगा in such manner as may be prescribed under law made by parliament and until provision in behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe। तो सुप्रीम कोर्ट जब तक प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता तब तक आर्टिकल 142 नॉर्मली इन्फोर्सिबल होगा। अभी इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, विच मीन्स कि आपका ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली आपके सामने वाले को मानना पड़ेगा। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट टू अदर पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, बट मेजरली मेरा फोकस यहां पे है टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो रिमेंबर दिस, कोई भी आपका लोअर कोर्ट का ऑर्डर हो, कोई भी आपकी गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, उसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को, उस पर्टिकुलर रूल को बियॉन्ड लॉ जाके भी यहां पे वो करेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये आर्टिकल 142 के अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है आपके सुप्रीम कोर्ट की। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड अस्पा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 months। सो अगेन आपका अस्पा भी कई बार आता है। सो अस्पा इज अ काइंड ऑफ अ मार्शल लॉ जिसके अंदर में आपके जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसके जो ह्यूमन राइट्स या उसके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी आपके रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड हो जाते हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिमिटेशन होता है फंडामेंटल राइट्स में उसको भी बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है जहां पे अस्पा लगा हुआ है उसके अंदर में भी इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी है, और अगर कोई आर्म फोर्स पर्सनल यहां पे गिल्टी पाया जाता है ह्यूमन राइट वायलेशन का तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, सो एक बार हम अस्पा को देख लें। तो अस्पा स्टैंड फॉर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958। तो ये आपके बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ये अस्पा एक्ट इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, या फिर आपकी किस ईयर में इसको इनेक्ट किया गया था आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ मैंने यहां पे ऐड करा है दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स इन वन पर्टिकुलर सेंटेंस, एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर में आपको ये पूरा अस्पा एक्सप्लेन कर रहा है कि अस्पा से होता क्या है। तो अस्पा जो है बेसिकली आपके आर्म फोर्सेस को और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको यहां पे अनब्रिंडल्ड पावर देता है टू इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो आपके अस्पा के अंदर में आप सर्टेन एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हो। तो डिस्टर्ब्ड एरिया जो डिक्लेयर करेगा उसके अंदर में दे कैन किल एनीवन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। तो यहां पे इवन शूट एट साइट का ऑर्डर भी हो सकता है कि विदाउट वार्निंग जहां पे आपके डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो चुका है, यहां यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया होगा जहां पे एक नॉर्मल आपका जो पुलिस एजेंसीज है वो वहां पे फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो वहां पे आपके जो आर्म फोर्सेस या सीएपीएफ्स होते हैं इनको शूट एट साइट तक के ऑर्डर्स भी अलाउड होते हैं। दे हैव द पावर टू अरेस्ट एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस विदाउट अ वारंट।
यानी कि यहाँ पे आपको वारंट की रिक्वायर्ड भी नहीं है, ये किसी भी एरिया में किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी एरिया को या प्रीमाइस को जाके ये सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। एंड इसके बाद इनको प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और लीगल सूट भी होता है, बिकॉज जब तक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देती है तब तक कोई भी पर्सन इन आर्म फोर्सेस के लिए फॉर वायलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकता है। तो यहां पे हमने इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा हुआ है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, तो इसलिए अफ्स्पा जो होता है कई बार इसे ड्रैकोनियन लॉ भी माना जाता है कि एक तो आपने यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे रखी है, उसके अलावा अगर कोई लॉ ब्रीच भी करता है तो अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एग्री करती है तब तक आप केस भी फाइल नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज समटाइम्स जो आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं दे वांट कि अफ्स्पा जो होता है उसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन डिक्लेयर करता है? सो रिमेंबर दिस वन पॉइंट कि आपका स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज अ यूनियन गवर्नमेंट, इट इज नॉट जस्ट अ यूनियन गवर्नमेंट और नॉट जस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के दोनों नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज योर डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर अफ्स्पा। ओके, और प्रेजेंटली अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो पीरियोडिक आपके डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन निकालता है। बट रिमेंबर दिस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट चाहे या आपका यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो चाहे, वो होल और पार्ट ऑफ स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को यहां पे डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकता है। सो इट नॉट नेसेसरी कि पूरा का पूरा स्टेट, अगर अरुणाचल प्रदेश में मैंने अफ्स्पा लगाया तो पूरा स्टेट जरूरी नहीं है मैं उसको डिक्लेयर करूं, उसके मैं स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में भी अफ्स्पा को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। ओके, और करंटली आपका जब अफ्स्पा जब हमने क्रिएट करा था तो जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जो आपकी 7 सिस्टर स्टेट हैं, सब में वो अप्लाई होता था। और प्लस आपने इसके जम्मू कश्मीर के लिए अलग से लॉ बनाया था। बट प्रेजेंटली अब आपका अफ्स्पा जो है उसके में सारे के सारे लॉस सारे के सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं और करंटली कई स्टेट्स में हमने रिमूव कर दिया और करंटली आपका जो अफ्स्पा है वो नागालैंड, मणिपुर, असम और जम्मू कश्मीर में। तो अफ्स्पा करंटली आपका अप्लाई होता है सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर में, नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर। लास्ट स्टेट जिसमें से हमने आपके अफ्स्पा को हटाया था वो त्रिपुरा था, लॉन्ग बैक इन 2014 में हमने इसको हटा दिया था आपके त्रिपुरा में। तो वहां पे अब डिस्टर्ब एरिया नहीं है, बट पहले आपके अफ्स्पा के अंदर में जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से वहां होता था। करंटली अब अभी भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है, बट करंटली आपका नागालैंड, मणिपुर, असम और जम्मू कश्मीर 4 स्टेट हैं जहां पे आपका अफ्स्पा इंप्लीमेंट होता है। और ये 2016 का वो जजमेंट है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने अफ्स्पा को कॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर करा, बट एट द सेम टाइम इट डिक्लेयर्ड कि डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर में भी अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है तो उसका भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा और जो गिल्टी होगा उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट ली जाएगी। सो जो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन है दैट इज नॉट, ये जो कंडीशन है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का केस होता है और कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होता है तो यहां पे थॉर इन्वेस्टिगेशन होगी, वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो ये 2016 का जजमेंट इसका अपडेट है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग अफ्स्पा। नेक्स्ट पे आते हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह टेक्स ओवर एज एयर फोर्स चीफ। तो आपके नए एयर फोर्स चीफ आए हैं, तो आपको ये अगेन वन लाइनर्स होते हैं, आपके वन लाइनर्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो यू नीड टू नो योर आर्मी चीफ, योर नेवी चीफ एंड योर एयर फोर्स चीफ एज वेल एज योर सीडीएस। एंड अगेन वन मोर क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आपके पहले फर्स्ट सीडीएस कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया? सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। इंडिया के पहले सीडीएस कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करंटली आपके अनिल चौहान हैं। आर्मी चीफ आपके उपेंद्र द्विवेदी हैं जो भी इस साल ही आपके जिनको अभी अपॉइंट किया गया था। नेवी चीफ आपके एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये भी आपके रिसेंट ही अपॉइंटी हैं। और अभी करंटली आपके बिल्कुल नए एयरफोर्स चीफ बनाए गए एयर मार्शल एपी सिंह। ओके, तो ये आपके रिसेंट आपके अपडेटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, और आज तो बहुत सारे वन लाइनर्स हैं आपके। तो आपके मिथुन चक्रवर्ती जो आपके बॉलीवुड के एक्टर हैं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया हुआ है, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर में कैटेगरीज में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह है उसके लिए इनको नॉमिनेट करा गया है। तो रिमेंबर दिस कि एक तो इनको 24 के लिए नहीं, जो ये पर्टिकुलर अवार्ड है इस साल का ये 22 के लिए है। 21 में वहीदा रहमान को मिला था, 22 में आपके मिथुन चक्रवर्ती को मिला। फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड का? तो फर्स्ट रिसिपिएंट थी आपकी एक्ट्रेस देविका रानी। और दादा साहेब फाल्के कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के वाज अ फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने आपकी पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट किया था। एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो दादा साहेब फाल्के जो है इज अ वेरी renowned personality of your Hindi cinema and he is known as the father of Indian cinema because he was the first director to direct India's first full length feature film. Okay, so that's why this becomes important for you also.
ओके, तो वन लाइनर की तरह आप इसको कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, सेंटर टू डिजिटलाइज मोर म्युनिसिपल सर्विस। तो यहां पे एक और आपका वन लाइनर, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड व्हाई आई एम कंसंट्रेटिंग आई एम मोर फोकसिंग ऑन योर दीज वन लाइनर्स इज बिकॉज आपका जो रिसेंट सैंपल पेपर आया उसके अंदर में आपके कुछ वन लाइनर्स के क्वेश्चन आए, मेजरली वन लाइनर्स के आए थे। ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके एक्चुअल एग्जाम में भी वन लाइनर्स आए, बट स्टिल नाउ वी हैव टू लुक एट द वन लाइनर्स ऑल्सो। ओके, तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है जिसको हमने 21 में लॉन्च किया था, और इसका मेन पर्पस क्या है कि हम जितने भी आपकी अर्बन बॉडीज हैं, आपके जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, उनको हम डिजिटल करना चाहते हैं। सो इफ यू मैनी टाइम्स इफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ सर्टेन टर्म्स, या फिर आपको बेसिक पता होता है कि अर्बन डिजिटल मिशन है तो इसके अंदर में क्या ही होगा, तो बेसिक थिंग इज कि आपकी जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं इनको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, यानी कि जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी आपके एप्लीकेशंस होती हैं अर्बन एरियाज के अंदर में, उसके लिए आपको ऑफिस को विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डिजिटली ही सब चीज को कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दो इसके अंदर में आपकी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूके's लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट टू शट एंडिंग 142 ईयर्स ऑफ कोल पावर। सो यू नो दिस कि हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर में बहुत सारे एफर्ट्स ले रहे हैं। स्पेसिफिकली आपकी जो COP 15 हुई थी पेरिस एग्रीमेंट की, उसमें भी डिसाइडेड कि वी हैव टू टेक स्टेप्स सो दैट अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस ना करे। एंड उसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट उसके लिए एक स्टेप है कि जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट है वो सब हमको आपको शट डाउन करने पड़ेंगे। सो करंटली एक, अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं, करंटली आपका जो कोल पावर है उससे 36% आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट के गोल को फुलफिल करना है तो हमें चाहिए कि हम 2030 तक हमारी कोल पे डिपेंडेंस सिर्फ 4% करें। ओके, सबको, नॉट जस्ट 1 और 2 कंट्रीज, टोटल जो कोल पे हमारा डिपेंडेंस है बाय 2030 इट शुड बी 4% ओनली। सो ये हमारा गोल है, तो उसके लिए हमें ये शटडाउन करना पड़ेगा। फाइनली आपका यूके जो है इसके अंदर में अब कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं बना है। इसका जो लास्ट थर्मल पावर प्लांट था उसको भी हमने क्लोज कर दिया है, इसका लास्ट प्लांट जो था इट वाज रेड क्लिफ ऑन सोर, इसका नाम है लास्ट प्लांट का, जो अब क्लोज हो चुका है। और यूके हैज बिकम अ कंट्री विद नो एक्टिव कोल फायर्ड पावर प्लांट। इट इज नॉट द केस कि इससे पहले आपकी और कंट्रीज नहीं है, कई कंट्रीज हैं जिनके उन्होंने अपने थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर लिया है। वन एग्जांपल व्हिच कम्स टू माय माइंड इज योर नॉर्वे एंड स्वीडन, 2 एग्जांपल्स। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूके पहली G7 कंट्री बना है टू फेज आउट कोल पावर। अब यहां पे मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चंस रखे। ओके, लार्जेस्ट कोल रिजर्व कंट्री कौन सी है, अगेन जो आपको लग रहा होगा शायद वो ना हो। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग और कोल कंज्यूमिंग कंट्री कौन सी है, एक हिंट, दोनों का आंसर सेम होगा। और लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, अगेन ये जो कंट्री है ये इन तीनों से अलग है, तो यू हैव टू आंसर ऑल 4। इसके बाद इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स होल्ड करता है वर्ल्ड में, नॉट 1st, 2nd, 3rd, 4th, बट 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व। और फर्स्ट पे नहीं है ऑब्वियसली, यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर में फर्स्ट पे इंडिया नहीं है। सेकंड पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड कौन है आपका, यहां पे आपका ये इंडिया आ जाएगा। ओके, सो अनदर वन लाइनर। सो आपका काउंसिल ऑफ यूरोप करके जो यूरोपियन यूनियन की एक बॉडी है उसका एक राइट्स अवार्ड होता है विच इज नेम्ड आफ्टर वैक्लेव हेवल, और इनके नाम पे आपका ह्यूमन राइट्स प्राइज है आपके काउंसिल ऑफ यूरोप का। एंड इसको इस बार दिया गया वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर थी मारियो कोरिना मचाडो, उनकी फोटोग्राफ भी आपको प्रोवाइडेड है, और शी हैज बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन विनर ऑफ द हेवल अवार्ड ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका एक और वन लाइनर हो जाएगा। इसके बाद एक और वन लाइनर, सो यू शुड नो द नेम ऑफ दिस जापानीज न्यू प्राइम मिनिस्टर शिगेरो इशिबा। शिगेरो इशिबा इज द न्यू हेड ऑफ द जापान गवर्नमेंट, यानी जापान के नए प्राइम मिनिस्टर आपके हुए। किशिदा को इन्होंने रिप्लेस करके अब यहां पे इनको अपॉइंट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई नो आज बहुत सारे हमारे वन लाइनर्स हो गए, बट वन लाइनर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके अलावा हमने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिटेल में भी डिस्कस करा है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टॉपिक था आपका टेम्पल कंट्रोल ऑफ इंडिया एज वेल एज अस्पा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो स्टूडेंट इफ यू हैव एनी फीडबैक, you have any doubt, you can mention it in the comment box. And for today, that's it from my side. Thank you and have a very nice day.